रिकॉर्ड भी करता। क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो रेगुलर होता है, बराबर होता है। जो एक जगह पर होता है अरेंजमेंट वही बार बार होता है। अब ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स क्या होंगे इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में? चार टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स है जिनसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बने होते हैं। अब ये चार टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो है ये आयंस होते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या ये छोटे पार्टिकल्स कर्नल्स भी हो सकते हैं। दे मे बी कर्नल्स आल्सो। इन मेटल्स कर्नल्स होते हैं। जिन सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स आयंस होते हैं उनको हम आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। बड़े हार्ड होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, AgCl एक्सेट्रा, दीज आर आयनिक सॉलिड्स, राइट। ये बड़े हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन स्टेट होते हैं ये, क्योंकि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड में एटम्स होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स। अगर इनमें हम देखें एटम्स होते हैं, जैसे डायमंड ले लीजिए। ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। पहले ये बता देते हैं, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। अब आप बताएंगे सर एटॉमिक सॉलिड्स इनको क्यों नहीं कहा गया? बेसिकली जिनमें आयन स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में असल में आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए हम उनको आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं, या आयनिक आयन्स भी है। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इसलिए इनको बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड्स, राइट। इनको बोलेंगे हम कोवलेंट सॉलिड्स। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनमें कार्बन एटम्स होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल, दे आर अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर तीसरा टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, करेक्ट। मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आप कहेंगे मॉलिक्यूल कैसे? मॉलिक्यूल भी तो एटम के बने होते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि अगर मैं आइस लेता हूं, सपोज आइस में स्मॉलर पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टी आइस जैसी है वो वाटर मॉलिक्यूल है, H हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं अलग इसमें करके तो फिर वो आइस नहीं रहेगा। सपोज ड्राई आइस ले लूंगा तो उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड शो करता है, कार्बन नहीं। क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टिकल, जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होता है, राइट। तो ऑक्सीजन में O नहीं होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं एज ऑक्सीजन वो O2 की होती है। अगर O अलग करेंगे तो वो फिर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सेम आइस में हाइड्रोजन अलग है तो आप कहेंगे ये भी तो एटम का बना, नहीं। एग्जिस्टिंग पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे आइस से मिलती जुलती है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इन द सेम वे आयोडीन, आयोडीन सॉलिड में स्मॉलर पार्टिकल I2 है। I2 के बीच में, I2 और I2 के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सो these are molecular solids। and last one जिनमें kernels होते हैं, they are metallic solids। metals में kernels होते हैं, right। समझ आ रहा है बेटा आपको? यही क्वेश्चन था ना आपका। मॉलिक्यूलर सॉलिड बड़े सॉफ्ट होते हैं बिकॉज इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, राइट। अब पूछो और किसको पूछना है। ये ऑन कर लो, मैं भी देखना चाहूंगा कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं फिर स्टॉप करूंगा ये शेयरिंग, फिर वीडियो ऑन करके पूछ लीजिए, कोई चिंता नहीं। फेस फेस इंटरेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल हमें पता चलना चाहिए क्या क्वेश्चन है, किसको प्रॉब्लम है, क्या है। शाबाश। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? श्रेय ने? ये किसने पूछा दीक्षा है? सर, दीक्षा।
हाँ, अपना अपना नाम भी बोलो बेटा। दीक्षा मिर्जा ने पूछा था, गुड। अब और पूछो बेटा, किसको पूछना है कोई क्वेश्चन? शाबाश शाबाश शाबाश, क्वेश्चन पूछते जाओ। जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी तक जो हमने किया है, पर्टिकुलरली जो सीबीएसई बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैं सर जी, सर नाम भी प्रिमिटिव बताओ, एंड कौन बोल रहा है, नाम भी बताओ सर किसने श्रेय बोला है। सर श्रेय हाँ बोलो श्रेय। सर प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल समझाना। प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड मतलब? सेंटर्ड नहीं, बॉडी सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा। सेंटर्ड अलग से क्या होता है? फेस सर सेंटर्ड होगा। प्रिमिटिव एंड यूनिट सेल्स सर। हाँ, प्रिमिटिव यूनिट, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। आप पूछ लो, आप चैट वैट पर लिखने की जरूरत नहीं, आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट किस पूछा आपने? प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। देखो बेटा, यूनिट सेल्स दो टाइप्स की होती है। पहले आपको यूनिट सेल पता होना चाहिए, यूनिट सेल है क्या। आपको मैंने पहले ही कहा था, यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बट परफेक्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइट्स। मैंने आपको कहा था, अगर हम मान लीजिए छोटे 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 ब्लॉक्स ले लेंगे, हम छोटे छोटे ब्लॉक्स ले लेंगे और बहुत बड़ा ब्लॉक बनाएंगे। सपोज ये एक ब्लॉक है, इसी से एक और ब्लॉक बनाएंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स बनाएंगे, तो एक छोटा ब्लॉक जो बनेगा, दैट इज ए यूनिट सेल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, क्रिस्टल लैटिस जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अब पढ़ना है तो हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे। अब इस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट सेल को ही ले लेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, पहले कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर कि है क्या हमारे पास। ये देखो कितने यूनिट सेल्स, इसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स में बनाई है। तो मैं किसी एक यूनिट सेल को, ये एक ब्लॉक लेता हूं, इसमें से निकाल के, ये यूनिट सेल है। इस पूरे क्रिस्टल में मैंने ये एक, जिसको अगर हम रिपीट करेंगे बार बार, वी गेट कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, राइट। इस चीज को यूनिट सेल बोलते हैं, ये है यूनिट। अब ये यूनिट सेल, इसमें आप पार्टिकल्स डालेंगे ना, पार्टिकल के बगैर ये तो अभी तक ढांचा है, एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे इस यूनिट सेल में? तो उसके बेस पर दो टाइप्स होते हैं यूनिट सेल्स के। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो सबसे सिंपल यूनिट सेल होती है, उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब देख लीजिए, अगर ये यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। सिंपल सबसे यूनिट सेल जो होती है हमारे पास, दैट इज दिस सेल। 8 कॉर्नर पर, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में, दिस इज नोन एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल यूनिट सेल, राइट, ये सिंपल हो। अब सेकंड है इसमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, एक सिंपल तो होगी होगी, और जगहों पर पार्टिकल्स है। ये और जगह कौन कौन से हैं, ये हमने देखने हैं। ये और जगह जो है, ये 3 देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल, तो मैं पहले सिंपल फिर बनाता हूं। दिस इज सिंपल यूनिट सेल। मैंने 3 यूनिट सेल्स बना दिए यहाँ पर, अभी तक सिंपल यूनिट सेल्स बना दी, और अब मैं सिंपल बनाता हूं इसमें यूनिट सेल। देख लीजिए, यूनिट सेल्स है।
अब हम पहले सब में सिंपल ही बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है सिंपल तो होना ही होना चाहिए। सिंपल के बाद ये तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल प्रिमिटिव है। मैंने तीनों में अभी तक प्रिमिटिव ही बना दिया। 8 पार्टिकल्स, कॉर्नर में सिर्फ पार्टिकल्स। अब हम चूंकि अगर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का होता तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल तीनों है। अब हमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बताना है। अब पार्टिकल अगर 4 कॉर्नर, ये 8 कॉर्नर और सेंटर में है, ये एक टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल हो गई। या 6 फेस के सेंटर में, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ऊपर वाला एक फेस है, नीचे एक फेस है, फ्रंट वाला फेस देखो ऐसे में, देखो आप कर्सर की तरफ देखो, ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस इसका सेंटर। और बैक फेस देख लो, ये बैक फेस है, ध्यान से देख लो, ये बैक फेस है, इसका सेंटर। और एक टाइप है किसी दो एंड्स में, किसी दो अपोजिट साइड्स के एंड्स में। जो पहला वन है, पहले वन को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरे में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, करेक्ट। और लास्ट वाले में बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये है बेटा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, राइट। सो टोटलिटी में अभी तक अगर देखें तो हमारे पास 4 टाइप सेल्स है। एक सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, करेक्ट। बोलो बेटा, और किसी ने कुछ? शाबाश शाबाश। सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम बोलो बेटा अपना। सर आलोक पंडिता। आलोक पंडिता इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो बेटा, एक मिनट, अब फिर मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले डिफेक्ट्स की बात मैं करता हूँ। डिफेक्ट्स मैंने कहा था, डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स मींस जब डेविएशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होता है या नए पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, है तो मेन 2 ही टाइप्स के, हम 3 टाइप्स के बता सकते हैं। अब एक मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होते हैं। दूसरा कहा मैंने लाइन डिफेक्ट्स। One is electronic defect due to heating of solids, electrons are released, उससे डिफेक्ट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिलीज हो जाते, पूरे के पूरे लूज हो जाते हैं, पूरा रो निकल जाता है। और तीसरा पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं ऐसे डिफेक्ट्स जिनमें ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अराउंड हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिविएट होना। नाउ दीज हमें करना है, यही हमने करना है पॉइंट। ये पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, राइट, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरा होता नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं उनमें फॉर्मूला सेम रहता है आफ्टर डिफेक्ट्स, फॉर्मूला नेवर चेंजेस। अब ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट के एंड फ्रंटल डिफेक्ट। ये हमने किया है। शॉर्ट के डिफेक्ट में आयंस मिस हो जाते हैं इन इक्वल नंबर, कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स इन इक्वल नंबर। और दूसरा फ्रंटल डिफेक्ट, और फ्रंटल डिफेक्ट में मैंने ऑलरेडी कहा था आपको, ये था शॉर्ट की डिफेक्ट, आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स इन इक्वल नंबर। दिस डिफेक्ट वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टके 1926। फिर मैंने कहा था शॉर्ट के डिफेक्ट जो ऑकर होता है ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन लेवल हाई होता है एंड साइज ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर ऑलमोस्ट सेम। इस डिफेक्ट से डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा हर एक डिफेक्ट में रहती है। फिर इसका दूसरा है फ्रंटल डिफेक्ट। फ्रंटल डिफेक्ट में भी मैंने कहा था आयंस आर मिसिंग बट
Ions are missing from their lattice sites, but they occupy interstitial sites only. ये हर इंटरस्टिशियल साइट्स में ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं. सो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है. और मैंने कहा था इसमें नॉर्मली ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें कैटायंस का साइज स्लाइटली स्मॉलर देन द एनायंस होता है. फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप्स है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स. इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैटायन ज्यादा हो जाते हैं एनायन से, करेक्ट, और कैटायन ज्यादा हो जाते हैं एनायन से एक्सेस में, और मेटल डेफिशिएंसी में कैटायंस कम हो जाए. और लास्ट वन जो है दैट्स इंप्योरिटी डिफेक्ट. इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है, याद रहे, इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे, उसको हम डोपिंग बोलते हैं. तो यही आपका क्वेश्चन है, इंप्योरिटी डिफेक्ट बता दीजिए. अब इंप्योरिटी डिफेक्ट मैंने थोड़ा आइडिया सारा दे दिया. इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, हम बाहर से कोई इंप्योरिटी डालते हैं, उसको हम डोपिंग बोलते हैं. एडिंग एन इंप्योरिटी, ऐड कैसे करते हैं, मेल्ट करते हैं इंप्योरिटी एटम से. अब कोवलेंट सॉलिड्स में और आयनिक सॉलिड्स में, अब देख लीजिए, अगर मैं एक आयनिक सॉलिड दे रहा हूं, सपोज ये आयनिक सॉलिड है Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+, ऐसे. लेट अस सपोज ये Na+ है, Cl नेगेटिव है, Na+Cl, नमक का सॉलिड मैं ले रहा हूं. अब इसमें हमें ऐसा कोई सब्सटेंस डालो जिसमें ना Na होगा ना Cl होगा. जैसे मैंने उधर बताया था कैडमियम क्लोराइड डालते हैं. कैडमियम को जब मेल्ट हो जाता है, ये कैडमियम 2+ आयन बनाता है, Cl नेगेटिव आयन होता है. कैडमियम लेता है Na की जगह. बट वी नो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है दैट इज ऑलवेज टू बी मेंटेन्ड. देयरफॉर दो Na निकल जाए, ये एक Na यहां से निकलेगा, एक Na यहां से निकलेगा, ये दो Na निकल जाएंगे. और जब ये दो Na निकल गए तो इनकी जगह CD जाएगा. CD तो एक ही जगह जाएगा क्योंकि CD तो एक ही आयन है, 2+ है, लेकिन दो Na+ निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है सॉलिड को. सो 2+ तो एक होल बना, जिसको कहते हैं कैटायन होल. तो डिफेक्ट आ गया, होल्स की वजह से ही कंडक्टिविटी बढ़ती है. ये था किन में, इंप्योरिटी डिफेक्ट किसमें, आयनिक सॉलिड्स में. फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट है कोवलेंट सॉलिड में. ये मैं कल भी बता चुका हूं आपको. सपोज सिलिकॉन लेता हूं मैं, कोई इंसुलेटर लेता हूं, जिस मैंने सिलिकॉन लिया जिसकी 4 वैलेंसी है, ये है एक सॉलिड, राइट, कोवलेंट सॉलिड है, इंसुलेटर है. अब इसमें मैं क्या करता हूँ काम, मैं इसमें कोई ऐसा एटम डालता हूं जिसकी वैलेंसी, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि 2 8 4 का तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो 4 बॉन्ड बनाए. मैं इसमें क्या करूंगा काम, मैं सिलिकॉन की जगह डाल रहा हूं, इसमें सिलिकॉन की जगह में डाल रहा हूं सपोज कोई और एलिमेंट, फास्फोरस की तो 5 वैलेंसी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, ये कंडक्टिव, इसको थोड़ा सा कंडक्टर बनाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर बनता है. क्योंकि n फॉर नेगेटिव, इसलिए n टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. एक से नहीं, ये वो हजारों हो जाते हैं, हजारों एटम्स आ जाते हैं, तो n टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है. करेक्ट, ये हो गया कोवलेंट में. हाँ, अगर मैं फॉस्फोरस की, इसको छोड़ इधर से, अगर मैं इधर से लेता हूँ लेफ्ट साइड में, अगर मैं अब फॉस्फोरस की जगह या इस सिलिकॉन की जगह में कोई और एलिमेंट ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग, लेट अस सपोज मैं ले रहा हूं, अब यहाँ पर बोरान ले रहा हूं. बोरान में तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, सपोज एक यहाँ से बॉन्ड बनाया. तो यहाँ से तो बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं. तो एक ऐसी जगह बनेगी, एक ऐसा वॉइड बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है. सो इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव होल. पॉजिटिव का काम भी होता है नेगेटिव को खींचना. तो इस होल की जगह, इस गैप की जगह का काम भी है पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव होल इसको कहते हैं. चूंकि P पॉजिटिव होल है, इसकी वजह से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर. ये होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट सॉलिड्स में भी होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये आयनिक सॉलिड्स में भी होता है. दोनों में होल्स बनते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती है. अब और किसी को कुछ क्वेश्चन है? शाबाश. कोई डाउट किसी बच्चे को? पूछ लीजिए.
Sir, magnetic properties of solids. ओके बेटा, तो मैं लिंक भी रखूंगा इसमें आज वाइजअप में ही, तो आप उसको रिवाइज सारे जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स है आप उससे भी देख सकते हो, बट दैट विल बी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक आज और कल मैं रखूंगा, फिर मैं उसको डिलीट करूंगा, तो आज देखना है तो आज आप उसको देख सकते हो। अब देख लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालता हूं जो इम्पोर्टेंट है, उसमें भी आज कोशिश करूंगा। अब क्या होता है कि आपने कहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेट के बेस पर, ऑन द बेस ऑफ मैग्नेट के बेस पर, मैग्नेट की तरफ कोई सॉलिड अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, उसके बेस पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। पहला टाइप मैंने कहा था डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसे सॉलिड्स होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सॉलिड्स होते हैं विच diamagnetic substances, there are those solids which are weakly repelled, क्योंकि इनमें कोई रुचि नहीं है मैग्नेट की तरफ जाने की, उल्टा ये रिपेल ही हो जाते हैं, weakly repelled by the magnetic field, external magnetic field। अगर हम मैग्नेट लाएंगे इनके साथ, थोड़ा सा दूर ही जाना चाहेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनमें फुल है, इनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स ना, मैग्नेटिक फील्ड इनमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बराबर, एक इलेक्ट्रॉन से एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, दूसरा जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो न्यूट्रलाइज करता है, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पर भी किसी एटम में आप देखेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सपोज जिंक है, जिंक की कन्फ्यूजन देखेंगे बराबर दो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। NaCl है, बिकॉज Na में एक इलेक्ट्रॉन लूज होके 10 बने हैं, इसमें 18, इसमें भी फुल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है। फिर दूसरा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ। इनमें अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। अगर आप मान लीजिए Fe2+ ले लेंगे, देखो Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं बताऊं, Fe की कॉन्फ़िगरेशन है 26 इलेक्ट्रॉन नंबर। पहले मैं Fe का बताता हूं, आर्गन 18, या आप आगे देखेंगे भी इसका 3d6 4s2 होता है, तो हर एक में जो दो निकाल दो तो आउटर दो निकल जाएंगे, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 11th का क्वेश्चन है, आर्गन 18 3d6 है। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में ऐसे होता है 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, सो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ये इसको हम मानते हैं क्या चीज, ये है पैरामैग्नेटिक। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होता है। फिर इसके बाद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उनमें ज्यादा होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन कोबाल्ट निकल बेस्ट एग्जांपल है, आयरन कोबाल्ट निकल आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनमें फर्क क्या है, अगर इनमें जब हम मैग्नेट की तरफ लाएंगे फिर ये मैग्नेट ही बन जाते हैं, इनके जो मैग्नेट ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सपोज जब मैग्नेट की तरफ गए तो ये ऐसे आ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो दे रिमेन अलाइंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप आयरन पिन्स ले लेंगे, उनके साथ एक मैग्नेट रखेंगे, बहुत देर तक रखेंगे, 1 महीने तक रखेंगे, फिर आप मैग्नेट को हटाएंगे भी, जो पिन्स होती है वो मैग्नेट बनती है, बिकॉज दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक बार उनमें अलाइनमेंट हो गया तो वो हमेशा रहता है। फिर मैंने कहा था एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरो का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, एंटी एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी, ये अगर एक है डायपोल, दूसरा ऐसे है, अगर ऊपर की तरफ 2 है, नीचे की तरफ 2 है, बिल्कुल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ये न्यूट्रल करते हैं एक दूसरे को, राइट। तो इसको दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। याद रहे, एक जगह पर एक किसी एटम में एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। Therefore, net dipole moment is 0 in this case. Although they are expected to be paramagnetic, they are expected to be ferromagnetic due to the presence of unpaired electrons, but their net
जो रिजल्टेंट डायपोल है दैट इज 0. दे आर नो एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड मैंगनीज के सारे ये कंपाउंड्स होते हैं. और देन इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरी होता है छोटा सा. फेरी मींस बहुत कम. अगर मान लीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, देख लीजिए 1 2 3, अगर ऊपर की तरफ है 4 नीचे की तरफ होंगे, तो नेट 1 तो हो गया ना. इसकी वजह से इसमें छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इनको कहते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. राइट. सो आज हमने क्या किया अभी तक, मैं जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ फिर 1 मिनट. अभी तक हमने जो किया दैट इज यहां से स्टार्ट किया हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बता दिया. आयनिक, ये देख लीजिए ध्यान से. फिर हमने यूनिट सेल का कंसेप्ट बता दिया. प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है. राइट. फिर हमने डिफेक्ट्स के बारे में बता दिया. फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या है. फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज का बता दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये हमने आज कर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. ये हर्षिता थी यहाँ पर क्लास में, हर्षिता पंडित नहीं.